स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल स्टडी टैबलेट में। दोस्तों अभी हमने एक नई सीरीज शुरू की है। जो भी हमारे स्टूडेंट्स है यूपीएससी प्री 2020 के, उनके लिए जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर रहे हैं और उनको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों जीएस 2 का जो पहला पेपर, उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से उसे देख लीजिएगा। दोस्तों आज हम जो करने जा रहे हैं, यूपीएससी प्री 2019 का GS1 का पेपर करने जा रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी सीरीज है। इसमें हम क्या करेंगे, पूरे जितने भी ईयर्स के क्वेश्चन है सबको सॉल्व कराएंगे। दोस्तों आइए दोस्तों चलते हैं अपने इस वीडियो पर। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है। विथ रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर नेशंस। इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB. AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया। AIIB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयरधारक है। AIIB में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है। दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं 1, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 1, 2 एंड 3। दोस्तों इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा AIIB के बारे में। आइए दोस्तों हम देखते हैं। AIIB का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। AIIB का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों मेरे? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? बीजिंग में। इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? जीन लिक्यूअन। इसकी इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। इसने वर्किंग कब शुरू की दोस्तों? जनवरी 2016 में। अब आइए दोस्तों, ये किस किस प्रोजेक्ट पे लोन देती है? ये एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, अर्बन कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर पे लोन देती है। इसके 102 अप्रूव्ड मेंबर है। कितने मेंबर है दोस्तों? 102 अप्रूव्ड मेंबर है, जिसमें एशिया और एशिया के बाहर के मेंबर भी हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें दो ऐसे मेंबर आपको खास ध्यान रखने, एग्जाम में भी आ सकता है, जापान और यूएसए। उसमें पूछ सकता है कि हु आर नॉट मेंबर्स। जापान और यूएसए जो कि वर्ल्ड के दो बड़े प्लेयर हैं, वो इसके मेंबर नहीं है। दोस्तों अब आते हैं इसके मेंबर्स कौन से हैं। लार्जेस्ट मेंबर में चाइना है, जिसका शेयर 26.06। उसके बाद इंडिया है, उसके बाद रसिया है। तो मतलब सबसे बड़ा कौन है? चाइना, उसके बाद इंडिया, उसके बाद रसिया। ठीक है। अब देखो दोस्तों, अभी अभी न्यूज में, करंट अफेयर्स में आपको एक टॉपिक आया होगा, एक क्वेश्चन आया होगा। अभी अभी इंडिया को 750 मिलियन का लोन कोविड-19 के लिए किसने दिया है? AIIB ने इंडिया को 750 मिलियन US डॉलर का लोन दिया है। तो दोस्तों ये था AIIB के बारे में। आइए दोस्तों हम चलते अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। तो हैं दोस्तों, AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयरधारक है? नहीं, AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयरधारक नहीं है। AIIB में एशिया के बाहर कोई सदस्य नहीं है। एशिया के बाहर सदस्य हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली ऑप्शन 1। ओनली ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा दोस्तों। ओनली ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा दोस्तों। आइए चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सेलेक्टेड बाय द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक। देखिए दोस्तों, इसका सीधा सा आंसर है बैंक्स बोर्ड ऑफ ब्यूरो। मतलब बैंक्स बोर्ड ऑफ ब्यूरो जो है वो इसका आंसर है। बैंक्स बोर्ड ऑफ ब्यूरो एक कमेटी होती है गवर्नमेंट की, ऑटोनोमस बॉडी है वो क्या करती है? वो गवर्नेंस करती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, और वही रिकमेंड करती है किसको? बैंक्स के चीफ को, और उनको स्ट्रेटेजी डेवलप करने में वो ये हेल्प करती है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर बोर्ड ब्यूरो। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNGRB इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. One of the tasks of PNGRB is to ensure competitive markets for gas. Appeals against the decision of PNGRB go before the appellate tribunals for electricity. दोस्तों इसका हिंदी है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNGRB भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। PNGRB का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है। PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील अधिकारी के समक्ष की जाती है। इसके नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों। ऑप्शंस टिक करने से पहले आइए हम आते हैं अपने एक्सप्लेनेशन पर।
दोस्तों देखो पीएनजीआरबी क्या है। पीएनजीआरबी आपका ये जो है ना, ये आपका हुआ है द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006। क्या है द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें है कि आपका जो इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इंगेज इन पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मतलब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या है, इसमें आप अपील भी कर सकते हो। किसके? अपीलेट ट्रिब्यून स्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 110 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। अब देखो दोस्तों, हम आते हैं अपने ऑप्शंस पर। ऑप्शंस क्या क्या है दोस्तों? ऑप्शन से देखिए, पहला ऑप्शन क्या है कि वन ऑफ द टास्क ऑफ पीएनजीआरबी टू इंश्योर कम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस। सीधी सी बात है, कंज्यूमर और ऑर्गेनाइजेशन दोनों का उसको देखना है, तो ये तो बात सही हो गया। अपील अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ पीएनजीआरबी गो बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ये हमने नीचे पढ़ा कि अपीलेट ट्रिब्यूनल स्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 110 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, तो ये भी बात सही है। अब देखो फर्स्ट क्या है, पेट्रोलियम नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बोर्ड सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नहीं, ये गलत है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 और 3 अपना सही हुआ, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 and 3 ओनली, मतलब अपना बी ऑप्शन अपना आंसर। बी ऑप्शन अपना आंसर। तो आइए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी व्हाट इज आर द differences between LTE long term evolution and VoLTE voice over long term evolution? ऑप्शन है, LTE is commonly marketed as 3G and VoLTE is commonly marketed as advanced 3G. LTE is data only technology and VoLTE is voice only technology. दोस्तों हिंदी में दिया हुआ संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में LTE और VoLTE के बीच क्या अंतर है? LTE को साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया जाता है और VoLTE को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपणित किया जाता है। LTE डेटा ओनली तकनीक है और VoLTE वॉइस ओनली तकनीक है। देखो दोस्तों, जो लोग हमारे फ्रेंड्स, अभी तो सबके पास 4G मोबाइल है, आपको पता है, सबको पता है वोल्टे का मतलब क्या होता है। वोल्टे का मतलब क्या होता है? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। मतलब आप क्या कर रहे हैं, जो आपका वोल्टे सॉफ्टवेयर आपको क्या दे रहा है, वोल्टे सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, वॉइस और डेटा दोनों आपको एक साथ दे रहा है। ठीक है। और LTE कभी भी 3G टेक्नोलॉजी नहीं, LTE क्या है, 4G टेक्नोलॉजी है। ठीक है। सबसे पहले जब जियो लॉन्च हुआ था, जियो ने वोल्टे लाया था, लेकिन उस टाइम 4G चल रहा था। उसके बाद एयरटेल और आइडिया ने फिर से वोल्टे लाया। तो ये जो दोनों ऑप्शन है, LTE 3G नहीं है और LTE वोल्टी वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी, दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है। तो नाइदर 1 और नॉट 2 इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। Which of the following statements is are correct regarding the maternity benefit amendment act? देखो दोस्तों, यहाँ 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है, प्रेग्नेंट महिलाओं को 3 मंथ प्री डिलीवरी और 3 मंथ पोस्ट डिलीवरी पेड लीव। दूसरा है, इंटरप्राइजेज विथ क्रेंचेज मस्ट अलाउ द मिनिमम, मतलब जो यहाँ इंटरप्राइजेज में क्रेंच होते हैं उनको 6 बार विजिट दिया जाए। वुमेन विथ 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड इंटाइटलमेंट्स। देखो दोस्तों, जो अमेंडमेंट आया था उसमें क्या था, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ उसमें क्या था। देखो दोस्तों, 26 वीक पेड मैटरनिटी लीव था वुमेन्स के लिए। ठीक है। और जिनके पास 2 चिल्ड्रन हो उनको क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। वह कितना हो जाएगा, 12 वीक हो जाएगा। ठीक है। और ये 8 वीक बिफोर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है। और देखो, जो भी मतलब ऐसे कंपनीज है जिन्होंने क्रेंच फैसिलिटी दे रखी है, वहां कितना 4 टाइम्स ड्यूरिंग द डे उनको क्रेंच वीट की मिलेगी फैसिलिटी। आइए दोस्तों, आते हैं अपने ऑप्शन की ओर। देखो ऑप्शन में, देखो दोस्तों, पहला जो ऑप्शन है अपना, ठीक है, पहला जो ऑप्शन है उसमें क्या लिखा है कि 3 मंथ प्री डिलीवरी और 3 मंथ पोस्ट डिलीवरी। कितने महीने हो गए दोस्तों? कितने महीने हो गए? 6 महीने। लेकिन ये नहीं सही है, क्योंकि देखो क्या लिखा है इसमें, 26 वीक। 26 वीक लिखा है। इंटरप्राइजेज विथ क्रेंचेज मस्ट अलाउ द मदर मिनिमम 6। ये भी गलत है, यहां मैंने आपको दिखाया ओनली 4 टाइम्स। ठीक है। अब देखो, वुमेन विथ 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड इंटाइटलमेंट्स। देखो दोस्तों, वुमेन विथ चिल्ड्रन मतलब साफ लिखा है कि अगर 2 चिल्ड्रन से ज्यादा होता आपका कितना हो जाएगा, 12 वीक हो जाएगा। सीधी सी बात है, थर्ड ऑप्शन अपना सही है। तो क्या होगा अपना आंसर, ओनली 3, यानी कि सी।
सी ऑप्शन अपना सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। देखो दोस्तों, इसमें क्या क्या है ऑप्शंस में। ऑप्शंस देखने के पहले हम क्या करते हैं, क्या इस इंडेक्स में क्या है ये जान लेते हैं। देखो दोस्तों, इस इंडेक्स में क्या है मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो इस इंडेक्स में क्या है, 10 इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, स्टार्टिंग अ बिजनेस, डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट्स, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्ट्रिंग प्रॉपर्टी, गेटिंग क्रेडिट, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स, पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस, बोर्ड इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। देखो दोस्तों, यहां जो दिख रहा है आपको, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स। अब देखो, पेइंग टैक्स आपको दिख गया, ये तो है। रजिस्टरिंग पेइंग टैक्स भी है, रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी भी है, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स भी है। सब मैंने आपको नीचे दिखाया। देखिए, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट्स ये रहा, गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ये रहा। ठीक है, तो अब देखो, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का कोई पार्ट नहीं है, इसलिए ये जो है ये अपना आंसर होगा। दिस इज नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इन इंडिया, extended producer responsibility was introduced as an important feature in which of the following। भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया। देखो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, द रिसाइकल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड यूजेज रूल्स 1999, द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो ऑप्शंस हैं, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि ये है क्या। देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ये जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूजेज रूल्स 1999 क्या है। इसमें है कि नो रिसाइकल प्लास्टिक शैल बी यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग बैग्स, सैक्स और रैपिंग यूज्ड इन फूड पैकेजिंग। देखो, कोई भी रिसाइकल प्लास्टिक से आप कभी भी ना कोई बैग बनाओगे, ना उस फूड पैकेजिंग के को रैप भी नहीं करोगे। सिर्फ फूड किस में आएगा, वर्जिन प्लास्टिक में आएगा। ये था रिसाइकल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चर यूजेज रूल 1999। बायोमेडिकल क्या होता है दोस्तों, हॉस्पिटल में जैसे कोई भी कचरा होता है, जैसे ब्लड हो गया, जो भी ब्लड वो लोग टेस्ट करते हैं वो ब्लड हो गया, और जो भी मतलब ह्यूमन पार्ट्स होते हैं, ये सब मतलब जो भी वहाँ हॉस्पिटल के जो भी कचरे हैं वो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में आते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में क्या आया कि जो भी बैग्स है ना, जो मतलब हॉस्पिटल में जो स्टोर कर रहे हैं उनको ग्रेडिंग कर दो। ग्रेडिंग मतलब क्या होता है, उनको ग्रेडिंग कर दो कि हाँ भाई ये ज्यादा खतरनाक है, ये कम खतरनाक है, उसको ऐसे ग्रेडिंग कर दो। ठीक, ग्रेडिंग का जो रूल था वो इसमें आया था। ठीक है दोस्तों, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, FSSI। देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि इन लोगों ने क्या किया, प्रमोट किया पब्लिक हेल्थ को और रेगुलेशन ऑफ सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी को किया। अब देखो दोस्तों, ई वेस्ट मैनेजमेंट में क्या है, ई वेस्ट मैनेजमेंट में क्या है कि इसमें क्या है कि जो भी मतलब कंपनीज हैं उनको लाइबिलिटी और रिसाइकलिंग और रिड्यूसिंग, मतलब जो आपका ई वेस्ट है उसको आप रिड्यूस करो। तो देखो, इसका जो सही आंसर है वो क्या है मेरे दोस्तों, द ई वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर्स को एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई कि आप जो कचरा निकाल रहे हो उसको आप हैंडल करो, आपकी लाइबिलिटी है, आप उसको रिसाइकल करो, उसको रिड्यूस करो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, द अगला क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड बोनस पेड टू द फार्मर प्लस। देखो, प्लस में क्या आना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली, इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली, प्रोक्यूरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्रोक्यूरमेंट इंसिडेंटल्स एंड चार्जेस फॉर गोडाउन। देखो दोस्तों, जो भारतीय खाद्य निगम है उसमें किसानों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाया गया उसके साथ उनको और क्या दिया जाता है। देखो दोस्तों, उनके साथ उनको क्या दिया जाता है, प्रोक्यूरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है उसमें क्या क्या आता है, फ्रेट, हैंडलिंग चार्जेस, स्टोरेज चार्जेस, लॉजेस, लॉसेस जो होते हैं ड्यूरिंग ट्रांजिट, इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, ये सब आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चीजें है प्रोक्यूरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट,
ये भी बियर करना है, ये भी ऐड होगा। ठीक है, तो दोस्तों अपना ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन आंसर होगा। चलो दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। In the context of any country, which one of the following would be considered as part of its social capital? The proportion of illiterates in the population, the proportion of literates in the population, the stock of its building, other infrastructure and machines, the size of population in the working age group, the level of mutual trust and harmony in the society. किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी के भाग के रूप में समझा जाएगा? जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात, इसके भवनों, अन्य आधारिक संरचना और मशीनों का स्टॉक, कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का माप, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। देखो दोस्तों इसका आंसर है डी, द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मोनी इन द सोसाइटी। सोशल कैपिटल क्या होता है दोस्तों? सोशल कैपिटल होता है लोगों का विलिंगनेस होता है एक दूसरे को हेल्प करने का। ये पैसा नहीं है, एक दूसरे को मदद करने का डिजायर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, द लेवल ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, मतलब आपके अंदर किसी को हेल्प करने की कितनी इच्छा है, ये होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द सर्विस एरिया अप्रोच विच वाज इंप्लीमेंटेड अंडर परव्यू ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल प्रोग्राम, लीड बैंक स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। सेवा छत, देखो दोस्तों हिंदी को मैं ज्यादा नहीं पढ़ रहा हूँ, हिंदी को मैंने दिखा दिया ताकि आप वीडियो से देख सकते हो। ठीक है, देखो दोस्तों सर्विस एरिया, इस क्वेश्चन ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था, मतलब जो लोग बैंकिंग सेक्टर में उनके लिए तो बहुत इजी है, लेकिन जो लोग बैंकिंग सेक्टर में नहीं है उनके लिए थोड़ा टफ था। देखो दोस्तों ये जो वर्ड है ना सर्विस एरिया, ये जो वर्ड है ना ये आपको क्लू दे रहा है आंसर का। देखो सर्विस एरिया, अब इंटीग्रेटेड रूरल प्रोग्राम ये क्या है, गवर्नमेंट का है, इसमें कोई सर्विस एरिया का बात नहीं आएगा। महात्मा गांधी मनरेगा भी सर्विस एरिया नहीं आएगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, इसमें भी कोई सर्विस एरिया नहीं आएगा मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि ये, अब देखो लीड बैंक स्कीम ये क्या है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा है। तो सर्विस एरिया बैंकिंग सेक्टर जो है, इस बैंकिंग सेक्टर जो अपना है ये क्या है, सर्विस एरिया से जुड़ा हुआ है। तो जिन मेरे दोस्तों को नहीं आ रहा होगा उसको थोड़ा उस टाइम थोड़ा दिमाग लगाइए। लीड बैंक क्या होता है, देखो लीड बैंक स्कीम क्या होता है, मतलब एक अप्रोच है। इसमें क्या किया गया कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक को मिला के एक कमेटी बनाई गई जो 15 से 25 गांव को देखेगी। ठीक है, और ये आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, कब किया गया दोस्तों, अप्रैल 1998 में इंट्रोड्यूस किया गया। तो वो लीड बैंक स्कीम है। ठीक है दोस्तों, चलते हम, इसका आंसर क्या होगा, लीड बैंक स्कीम, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलते दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सैंड इज अ माइनर मिनरल according to the prevailing law in the country. State government have the power to grant mining leases of minor minerals, but the powers regarding the formation of rules related to the grant of minor minerals lie with the central government. State governments have the power to frame rules to prevent illegal mining of minor minerals. Which of the statements given above are correct? देखो दोस्तों, state government have the power to grant mining lease of minerals, but the powers regarding the formation of rules related to the grant minor minerals lie with the central government. देखो दोस्तों ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना ये कहीं नहीं आता, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ये स्टेट गवर्नमेंट के पावर में रहता है। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ मिनरल्स। देखो दोस्तों ये जो दो चीज है ना ये दोनों सही है, तो अपना आंसर क्या होगा, आंसर है 1 and 3 1। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेब्ट इज owned by governmental entities. All of India's external debt is denominated in US dollars. भारत की अधिकांश जो बाहर ऋण है वो सरकारी संस्थाओं के ऊपर बकाया है। भारत का सारा विदेशी जो भी मुद्रा है वो यूएस डॉलर में है। देखो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दोस्तों जितने भी इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कॉरपोरेट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो भी तो लोन लेते हैं। तो सिर्फ ऐसे कैसे कह सकते हो कि जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं
वही डेप्ट लेती हैं। ये क्वेश्चन गलत, सीधा ऑप्शन गलत है। ऑल ऑफ इंडिया एक्सटर्नल डेप्ट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर। अरे यार दोस्त, सिर्फ यूएस डॉलर में ही सिर्फ क्या हमको ऋण मिलेगा? किसी दूसरे देश की करेंसी में नहीं मिलेगा? मिलेगा दोस्तों, सीधी सी बात है। तो ये दोनों जो ऑप्शन है, ये दोनों के दोनों क्या है? रॉन्ग है, बोथ आर रॉन्ग। तो अपना आंसर क्या होगा? नाइदर वन नॉर टू। ठीक है दोस्तों, चलते आगे अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ कमर्शियल बैंक इन इंडिया? देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, एकदम मतलब बोले ना हलवा क्वेश्चन, इसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर आप दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन गलत होगा, अगर आपने दिमाग लगाया तो क्वेश्चन गलत होगा। देखो दोस्तों, बैंक्स के पास क्या होता है? बैंक्स, जो हम डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट, वो क्या होता है? वो बैंक को हम पैसा दे रहे हैं, ना कि वो बैंक की संपत्ति नहीं है। पब्लिक ने वो डिपॉजिट रखा है बैंक के पास, बैंक उससे व्यापार कर रहा है, तो वो बैंक का एसेट कभी नहीं होगा। कभी भी बैंक, अगर मैं किसी से पैसा उधार लेके काम कर रहा हूं तो क्या मैं बोलूंगा कि ये जो उधार का पैसा मेरा एसेट है? नहीं दोस्तों, नहीं। ये एसेट मैंने बोरो किया है। तो जो डिपॉजिट है वो बैंक ने मार्केट से बोरो किया है, तो ये बैंक का एसेट नहीं है। तो अपना आंसर क्या होगा? बी होगा। देखो, एडवांसेज, एडवांसेज क्या बैंक ने किसी को दिया है तो उसका एसेट है। इन्वेस्टमेंट, जो बैंक ने इन्वेस्ट किया वो भी। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये भी बैंक का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसने किसी को दिया है। ठीक है, तो लिया क्या है? सिर्फ डिपॉजिट बैंक ने लिया है, तो सीधी सी बात है, आंसर होगा बी। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। In the context of India, which of the following factors is are contributors to reducing the risk of a currency crisis? The foreign currencies earning of India's IT sector, increasing the government expenditure, remittances from Indians abroad. भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने के में निम्नलिखित में से किन कारकों का योगदान है? भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का, सरकारी व्यय के बढ़ने का, विदेश तक भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का। देखो दोस्तों, इंडिया में सबसे ज्यादा अगर फॉरेन करेंसी आती है तो कहां से आती है? दो जगह से। एक तो हमारा जो आईटी सेक्टर है, जितने भी विदेश के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कौन लेता है? हमारा आईटी सेक्टर लेता है। बेंगलुरु, चेन्नई, नोएडा, यहाँ जितने भी आईटी फॉर्म्स वो क्या करते हैं? विदेशों से प्रोजेक्ट आता है, उस पर काम करते हैं, उस प्रोजेक्ट को पास करते हैं, फिर उनके पास पैसा आता है। और दूसरा रिमिटेंसेस कहाँ से आता है हमारे पास? जो भी हमारे एनआरआई जो कि विदेशों में काम कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? अपने घर वालों को बहुत सारा पैसा भेजते हैं। तो ये दो जगह से आता है। ठीक है, तो ये दो चीजें अगर डाउन हुई, जैसे कभी कोविड में बहुत मतलब ये चीज तो पूरा डाउन ही हो गया है, रिमिटेंसेस फ्रॉम इंडियंस अब्रोड। तो ये दो चीजें अगर डाउन हुई तो इंडिया में क्या हो गया? मुद्रा संकट का जोखिम, रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। ठीक है, तो ये जो दो चीजें हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 and 3 1। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। Which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political links or should not have taken part in politics in the recent past? First Administrative Reform Commission 1966, राज मन्नार कमेटी 1969, सरकारिया कमीशन 1983, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000। निम्नलिखित में से किसका यह सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव ना हो, उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो? पहला, प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार समिति, सरकारी आयोग, संविधान के कार्याचरण की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग। देखो दोस्तों, इसका आंसर तो होगा सी, सरकारिया कमीशन। ठीक है, 1983 सरकारिया कमीशन 1983 आया तो था, लेकिन इसको मतलब लाया नहीं गया, इसको अमल में लाया नहीं गया, लेकिन इससे क्वेश्चंस आते हैं। सरकारिया कमीशन ने क्या रिकमेंड किया कि जो भी गवर्नर हो वो मतलब स्टेट से बाहर का हो। ठीक है, वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं हो, 2-4 साल पहले उसने राजनीति में भाग नहीं लिया हो। ठीक है, और ये कब आया था? 1983। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप बोलोगे कि यार ये सब क्या है? देखो दोस्तों, मैं ये भी आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले आते हैं हम फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ये क्या था?
ये क्या था, एक कमिटी थी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया था। ये क्या करती थी, रिकमेंडेशन देती थी। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ना, उसको रिव्यू करने के लिए रिकमेंडेशन देती थी। और इसका फर्स्ट फर्स्ट एआरसी कब किया गया था? 5 जनवरी 1966 को फर्स्ट एआरसी, देखो फर्स्ट एआरसी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 5 जनवरी 1966। राजमन्नार कमेटी क्या है दोस्तों? राजमन्नार कमेटी क्या है, सेंट्रल स्टेट के बीच जो रिलेशन है उसके लिए बनाई गई थी। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 27 मई 1971 को रिकमेंड किया था। ठीक है। और इसका क्या था कि जो भी रीड मतलब पावर से सेंट्रल स्टेट्स के बीच में जो पावर है उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इस पे बनी थी। ठीक है। अब आ जाओ नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? ये जस्टिस मन्नापल्ली नारायण राव वेंकटचैया कमीशन था। वो सेट किया गया था एनडीए गवर्नमेंट, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी थे उस टाइम अपने प्रधानमंत्री, उनके द्वारा लीड किया गया था। इसका क्या था? सजेस्टिंग पॉसिबल अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब जो भी अमेंडमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उसको सजेस्ट करने के लिए। कब किया गया था दोस्तों? 22 फरवरी 2000। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। Which of the following is issued by registered foreign portfolio investors to overseas investors who want to be part of the Indian stock market without registering themselves directly? पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्हें क्या जारी किया जाता है? देखो दोस्तों, उन्हें क्या जारी किया जाता है? पार्टिसिपेटरी नोट। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। आओ दोस्तों हम देखते हैं ये सब होते क्या है। पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि किसके द्वारा इशू किए जाते हैं दोस्तों? ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को या ओवरसीज इन्वेस्टर्स जो हैं उनको, जिनको कि विश है इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने का, उनको क्या किया जाता है? डायरेक्टली उनको इशू किया जाता है। ठीक है। लेकिन उनको एक प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस करके दिया जाता है। अब ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है दोस्तों? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? एक सिंपल एग्रीमेंट है डिपॉजिटर और बैंक के बीच में। इसमें क्या होता है? फिक्स टाइम होता है। क्या होता है? फिक्स टाइम पीरियड होता है। फिक्स टाइम पीरियड होता है। इस फिक्स टाइम पीरियड के दौरान वो डिपॉजिट जो होता है वो उतने टाइम रहेगा ही रहेगा। अब आ जाओ कॉमर्शियल पेपर क्या है? तो कॉमर्शियल पेपर क्या करती है? कंपनीज का एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। वो क्या करती है? इसके थ्रू फंड रेज करती है। जैसे उनको कभी ऐसे फंड की जरूरत पड़ गई तो उन्होंने कॉमर्शियल पेपर दे दिया। ठीक है। प्रोमिसरी नोट क्या है दोस्तों? प्रोमिसरी नोट क्या, देखो सीधी सी बात है, प्रॉमिस। मैं किसी को प्रॉमिस कर रहा हूं, तो प्रोमिसरी नोट क्या है? एक पार्टी यानी कि जिसने इशू किया और अनदर पार्टी जिसके लिए इशू किया गया वो उसको पे करेगा। और किस पे करेगा? आइदर ऑन डिमांड और एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पे। ये हो गया प्रोमिसरी नोट। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements. As per the law, the compensatory afforestation fund management and planning authority exist at both national and state levels. Second, people's participation is mandatory in the compensatory afforestation programs carried out under the Compensatory Afforestation Fund Act 2016. विधि के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? प्रतिपूरक वनीकरण निधि निधि अधिनियम 2016 के अधीन चलाए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रम में लोगों की सहभागिता अनिवार्य है, मैंडेटरी। देखो दोस्तों, अब ये पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखो दोस्तों, इसका होगा ओनली ए। देखो एज पर लॉ, ये क्या है कि मतलब कोई कंपनी है, उसने कोई लैंड यूज किया तो उसको क्या करना होगा? लैंड यूज किया, फॉरेस्ट लैंड था, उसको उतना ही वन लगाना होगा। ये क्या है? तो इसमें क्या है कि ये क्या है, जो अथॉरिटी है ये बोथ नेशनल और स्टेट लेवल पे एग्जिस्ट करती है, बात सही है। लेकिन यहाँ जो है ना, मैंडेटरी, पीपुल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी, ये जो चीज है ना ये नहीं है, ये गलत है। तो ये क्या होगा? सिर्फ पहला हमारा आंसर होगा, ओनली ए इज आवर आंसर। ठीक है।
चलो दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन इंडिया which of the following review the independent regulators in sectors like telecommunication, insurance, electricity etc। भारत में दूर संचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करता है, करती है। देखो दोस्तों इसमें ऑप्शंस क्या है। एडहॉक कमिटी सेट बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, नीति आयोग। देखो दोस्तों अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब देखो दोस्तों, अब इसके आंसर्स जानने से पहले आपको क्या जानना होगा कि ये जो चीजें हैं होती क्या है, एडहॉक कमेटी क्या होती है, स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है। देखो दोस्तों ये जो कमिटीज हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, स्टैंडिंग कमेटी होती है और एडहॉक कमेटी होती है। ठीक है, अब देखो एडहॉक कमेटी क्या होती है, जिसको थोड़े दिन के लिए मतलब कोई ऐसा मैटर है उसको रिजॉल्व करने का टास्क दिया गया फिर उसको बंद कर दिया गया। परमानेंट कमेटी क्या होती है, उनको मतलब वो पीरियडिकली या कंटिन्यूअस बेसिस पे उनको हायर किया जाता है। और फाइनेंस कमीशन आपको पता ही है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है आर्टिकल 280 में। ठीक है, ये क्या करती है, जो भी फाइनेंशियल रिलेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन स्टेट गवर्नमेंट्स उनके बीच में। और फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन FSLRC, ये क्या है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है। इसको 24 मार्च 2011 को लाया गया। ये क्या करती है कि जो भी मतलब इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर है उसको मतलब उसके जो लीगल इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है उसको देखती है। और ये जो कमीशन होती है इसको कौन करता है, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और नीति आयोग आप सबको पता है, ये मतलब ये चीज सबको पता होगी कि अभी जैसी मोदी सरकार आई उन्होंने मतलब जो अपना पुराना प्लानिंग कमीशन चल रहा था उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया और नीति आयोग ला दिया। जो पंचवर्षीय योजना थी उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो नीति आयोग सबको पता है। अब देखो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, एडॉक कमिटी सेट बाय द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटिंग स्टेटिंग कमिटीज। ये दो कमिटीज हैं जो कि क्या करेंगी, टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी से जो भी रिलेटेड चीजें हैं उनको ये लोग देखेंगे। इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2। अब देखो अगर आपको नहीं भी पता होता ना, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फाइनेंस कमीशन कभी नहीं आएगा, फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव कभी नहीं आएगा, नीति आयोग कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, तो सीधी सी बात है ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। With reference to India 5-year plans, which of the following statements are correct? From the second 5-year plan, there was a determined thrust toward substitution of basic and capital goods industries. The fourth 5-year plan adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power. In the fifth 5-year plan, for the first time, the financial sector was included as an integral part of plan. भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तक पूंजीगत वस्तुओं उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चय मत जोड़ दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना का अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। दोस्तों हिंदी में थोड़ा सा मतलब एक्चुअली क्या है कि हमने ऐसा कोई पढ़ा नहीं, इसलिए हिंदी में थोड़ा सा मतलब प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो उसके लिए माफ करना। ठीक है, देखो दोस्तों अब देखो सबसे पहले आप देखो मैं आपको ये इमेज दिखाता हूँ। देखो ये जो है ना ये अपना पूरा सारे पंचवर्षीय योजना है। अब देखो दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या है, सेकंड 5 डिटरमाइन थ्रस्ट टुवर्ड्स बेसिक एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। देखो दोस्तों जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो क्या थी, उद्योग धंधे के लिए थी। ठीक है, द सेकंड प्लान फोकस्ड ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री एंड स्ट्रेस्ड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। ठीक है दोस्तों, तो ये तो सही हो गया अपना। अब आ जाओ, द फोर्थ 5-year प्लान adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power। देखो जो फोर्थ
प्लान था वो क्या था दोस्तों मेरे, उसमें क्या था, इंदिरा गांधी ने क्या लाया था, गरीबी हटाओ, ठीक है। और इसमें क्या किया गया था, बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड पोवर्टी एलिवेशन, इस पे ध्यान दिया गया था। तो ये जो अपना सेकंड ऑप्शन है ये भी सही है। इन द फिफ्थ 5 year प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंशियल सेक्टर वाज इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान। अब ये मैं आपको फिफ्थ 5 year प्लान दिखाता हूँ। पांचवें में देखो, गरीबी उन्मूलन, आर्थिक आत्मनिर्भरता है, तो इसमें ऐसा कोई टर्म था नहीं, तो अपना आंसर क्या होगा दोस्तों, ए, 1 and 2। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। With reference to the Constitution of India, consider the following statements. No high court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. An amendment to Constitution of India cannot be called into question by the Supreme Court of India. भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया सकता। देखो दोस्तों, अब ये जो ऑप्शंस हैं, अब देखो, अब इसमें क्या बोल रहा है, द नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ। अब यार, बिना हाई कोर्ट के होगा ही नहीं है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी, तो पहला जो है वो अपना गलत है। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय, क्या हाई कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता है, ये भी गलत है। तो दोस्तों अपना आंसर क्या होगा, नाइदर वन नॉट, आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Purchasing power parity (PPP) exchange rates are calculated by comparing the prices of the same basket of goods and services in different countries. In terms of PPP dollars, India is the 6th largest economy in the world. देखो दोस्तों, हिंदी में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, हिंदी में आपके सामने मैंने हिंदी में इसलिए रख दिया कि जो मेरे दोस्त हिंदी मीडियम वाले हैं उनको हिंदी में इसको देख लें क्वेश्चन को। देखो दोस्तों, इसका आंसर क्या है, परचेजिंग पावर पेरिटी। सबसे पहले परचेजिंग पावर पेरिटी होता क्या है, इट इज द एक्सचेंज रेट दैट अलाउज वन टू बाई द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एवरी कंट्री। देखो हिंदी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, परचेजिंग पावर पेरिटी वो विनिमय दर है जो हर देश में सामान, सेवा और समान राशि खरीदने की अनुमति देती है। मतलब हर कंट्री में जो ये होता है ना, मतलब गुड्स उनको खरीदने की जो भी मतलब अनुमति देना, वो परचेजिंग पावर पेरिटी होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब जो इसमें ऑप्शंस हैं, परचेजिंग पावर पेरिटी से कैलकुलेटेड बाय द कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ सेम बास्केट ऑफ गुड्स। सही बात है कि सेम जो गुड्स होंगे उसी पर हम देखेंगे ना किस कंट्री में कौन सा गुड्स कितना महंगा मिल रहा है, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है सही है। इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स, इंडिया इज 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। नो 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 वे। ठीक है, तो ये क्या है, अपना आंसर क्या होगा, ए अपना आंसर होगा, सिर्फ पहला ही सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, अपने खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस लाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप जो भी अगर आपको ऐसा लगे कि जो चीज़ में नहीं समझ में आया, आप कमेंट कीजिए। कमेंट जैसी आप कीजिएगा मैं आपको वहाँ कमेंट में एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो दोस्तों हमारा फेसबुक ग्रुप है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आप कोई भी चीज़ नहीं समझ में आया हो, आप वहाँ पे मुझसे पूछिए, मैं दोस्तों हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। और दोस्तों अगर किसी मेरे भाई को लगे कि मेरा एक्सप्लेनेशन में कहीं कोई गलती हो गई हो, तो आप भी वो भी लिखिए ताकि मैं सुधार सकूं। ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे जो वीडियोज बने उसको सबसे पहले आप देख सकें, आपको उनकी जानकारी मिल सके। ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।